2,32,561 मेट्रिक टन इतना क्रूड ऑयल सिर्फ 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट किया था। ये क्वांटिटी इंडिया के टोटल ऑयल कंजम्पशन का लगभग 85% कंट्रीब्यूट करती है, यानी कि हम अपनी ज़रूरत का 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, इसे खरीदने के लिए इंडिया को हर साल कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल पर सभी कंट्रीज की इकोनॉमी निर्भर होती है और इंडिया के पास इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी सीमित है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओनरशिप में आने वाली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड लगातार इंडिया में ऑयल रिजर्व्स की तलाश में रहती है। डेटा के अकॉर्डिंग अभी इंडिया के पास 4.5 बिलियन बैरल्स के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं और रिजर्व्स के हिसाब से इंडिया पूरे वर्ल्ड में 22वें रैंक पर आता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपनी जरूरत का 85% ऑयल तो इंपोर्ट करना होता है। और अब ONGC की ऑयल रिजर्व्स की तलाश शुरू हुई है बिहार में, जहां ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से कावेरी और ब्रह्मपुत्र रिवर के बेसिस में ऑलरेडी ऑयल रिजर्व्स खोजे जा चुके हैं, उसी प्रकार गंगा में भी ऑयल रिजर्व्स होने की पूरी संभावना है। बिहार में ऑयल एक्सप्लोरेशन का सक्सेसफुली कंप्लीट होना इंडिया और बिहार के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि एक तरफ जहां इससे इंडिया को अपने ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ बिहार में इससे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। और दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ONGC के इस अभियान के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्यों बिहार में तेल का खजाना मिल सकता है, इससे भारत और बिहार को क्या फायदे होंगे और अभी भारत में डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन कहां पर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं लेकिन महंगी फीस आपकी तैयारी में एक बाधा बनने का काम कर रही है, तो अनअकैडमी आपके लिए एक ऐसा मौका लाई है जिससे आप 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और अपनी तैयारी ऑलमोस्ट फ्री में चालू कर सकते हैं, वो भी इंडिया के बेस्ट UPSC एजुकेटर्स मृणाल पटेल सर, सुदर्शन सर और मधुकर सर जैसे टीचर्स के साथ। इसके लिए आपको बस इस संडे एक टेस्ट देना है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट यानी कि UCSE टेस्ट, जिसमें अनअकैडमी आपको 40 करोड़ रुपीस वर्थ की स्कॉलरशिप दे रहा है, जिसमें मैकबुक और लैपटॉप जैसे एक्साइटिंग प्राइसेस भी शामिल हैं। इस टेस्ट में 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट से आएंगे और क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए अवेलेबल हैं। इस फियर से कि हम फेल होंगे अगर हम इनिशिएटिव ही नहीं लेंगे, तो आप ही सोचिए हम कैसे अपनी ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। तो आज ही रजिस्टर करिए UCSE टेस्ट में और जीतिए अप टू 90% स्कॉलरशिप एंड मैकबुक जैसे एक्साइटिंग प्राइसेस और अपने IAS या IPS बनने के सपने को सच करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में ऑयल रिजर्व्स की संभावना क्यों जताई जा रही है। वाई बिहार माइट हैव रिजर्व्स। दोस्तों, ONGC ने समस्तीपुर में 2 एक्सप्लोरेटरी वेल्स ड्रिल करने के लिए 300 स्क्वायर किलोमीटर का 3D सिस्मिक डेटा लिया है। पहली ड्रिलिंग 2024 में ही की जाएगी और ड्रिलिंग से आगे के एक्सप्लोरेशन के लिए प्लान बनाया जाएगा। इसके अलावा ONGC का प्लान है कि एक एक्सप्लोरेटरी वेल की ड्रिलिंग उत्तर प्रदेश के बलिया में भी की जाए। समस्तीपुर और बलिया दोनों ही ब्लॉक्स को 4th OALP यानी ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी में ऑब्टेन किया गया था। लेकिन आखिर यहाँ पेट्रोलियम क्यों मिल सकता है? दोस्तों, पेट्रोलियम शब्द पेट्रा और ओलियम शब्द से मिलकर बना है और पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, यानी रॉक से मिलने वाला ऑयल पेट्रोलियम कहलाता है। इसमें 90 to 95% हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और 5 to 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड शामिल होते हैं। पेट्रोलियम को जलाने पर बहुत कम धुआं निकलता है और ऐश नहीं बचती, इसीलिए ये कोल से बेहतर फ्यूल होता है। पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल अर्थ के सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। सबसे पहले जिन प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ हो जाती है वो जमीन या ओशन फ्लोर में दब जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक इनके रिमेन्स और ज्यादा डीप अर्थ में चले जाते हैं और इनके ऊपर पड़ने वाला जबरदस्त हीट और प्रेशर इन ऑर्गेनिक रिमेन्स को ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर देता है। ओवर टाइम धीरे धीरे उनके ऊपर सेडिमेंट्स की एक परत बन जाती है और इन सेडिमेंट्स पर जब ट्रेमेंडस प्रेशर पड़ता है तो ये सेडिमेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में और इसी रीजन की वजह से ऑयल या नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले सेडिमेंट्री रॉक की लेयर को ड्रिल करना पड़ता है। आपको बता दें कि हर सेडिमेंट्री रॉक में ऑयल नहीं होता, बल्कि ऑयल होने के लिए 3 मेजर कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए।
दोस्तों ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम समझ पाएंगे कि बिहार में ऑयल के भंडार हो सकते हैं। तो आइए उन 3 कंडीशंस को समझते हैं। सबसे पहले, इन रॉक्स में पोरोसिटी यानी छोटे छोटे गैप्स होने चाहिए ताकि ऑयल को अकोमोडेट किया जा सके। दूसरी कंडीशन है परमिएबिलिटी, ताकि ऑयल और गैस रॉक के थ्रू पास कर सके और जब वेल को ड्रिल किया जाए तो ऑयल और गैस डिस्चार्ज हो सके। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि पूरे सैंडस्टोन बेड के नीचे इम्पर्वियस लेयर होनी चाहिए ताकि फ्लूइड उसके थ्रू पास करके नीचे जा सके। अब ये सभी कंडीशन बिहार की गंगा रिवर में फुलफिल होते हैं और क्योंकि गंगा 50 मिलियन ईयर से ज्यादा ओल्ड है, यानी उसके नीचे मिलियंस ऑफ ईयर से दबे हुए ऑर्गेनिक रिमेन्स भी होंगे। साथ ही गंगा जैसी ही सिमिलर कंडीशंस में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में भी ऑलरेडी ऑयल एक्सप्लोर किया जा चुका है। इसीलिए इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि बिहार में पेट्रोलियम मिल सकता है और एक बार बिहार में ऑयल रिजर्व्स मिलने के बाद गंगा बेसिन के बाकी स्टेट्स में भी एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि एक्सप्लोरेशन का बिहार और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट ऑन बिहार एंड इंडिया। दोस्तों इसमें इंडिया को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ऑयल इंपोर्ट पर इंडिया की निर्भरता कम हो जाएगी। दरअसल इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमिक और पॉपुलेशन के साथ साथ इंडिया की एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है और ग्लोबली क्रूड ऑयल का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर होने के बावजूद इंडिया डोमेस्टिक ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाया है। इंपोर्टेड ऑयल पर इतनी भारी निर्भरता होने की वजह से न सिर्फ इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च होता है, बल्कि इससे इंडिया ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के रिस्क के प्रति एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर इंडिया की इकोनॉमी पर उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। सिर्फ यही नहीं, सप्लायर नेशंस के साथ साथ इंडिया को विलिंगली या अनविलिंगली अच्छे रिलेशंस भी बना के रखने पड़ते हैं, वरना कंट्री की ऑयल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज के सामने एनर्जी का संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि रशिया वर्ल्ड का एक मेजर ऑयल सप्लायर है और वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन इंडिया ने उस समय अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रशिया से ही ऑयल खरीदा था। लेकिन अब अगर बिहार में ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि एनर्जी के मामले में हम आत्मनिर्भरता को बढ़ा सके। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन में छोटा इंक्रीज भी कंट्री के इंपोर्ट बर्डन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा और ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस होने से जो पैसे सेव होंगे उनसे गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत को भी एक नया आयाम मिलेगा और कंट्री का ट्रेड डेफिसिट भी रिड्यूस होगा। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि जब पेट्रोलियम की इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑलरेडी बढ़ावा दे रहे हैं, तो फिर हमें ऐसे नए ऑयल फील्ड्स को एक्सप्लोर करने की क्या जरूरत है। तो असल में दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने से भी इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर मिलती है लिथियम बैटरी से और इंडिया के पास लिथियम बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम के बड़े प्रूवन रिजर्व्स मौजूद नहीं है। ऐसे में अभी जहां इंडिया को पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़ रहा है, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आ जाने पर ज्यादा लिथियम इंपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंडिया में लार्ज स्केल एक्सपेंशन के लिए अभी काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है और साथ ही टेक्नोलॉजी में अभी काफी काम करना है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, कई बार इलेक्ट्रिक व्हीकल को ये कह के भी प्रमोट किया जाता है कि ये पेट्रोलियम से ज्यादा इको फ्रेंडली है, लेकिन आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज होने वाले लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में पेट्रोल और डीजल के मुकाबले काफी ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं। साथ ही चार्जिंग के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है वो भी मेनली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से ही आती है। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंप्लीटली इको फ्रेंडली भी नहीं है और करंट सिनेरियो में पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी को तेजी से खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दोस्तों इसके अलावा इसका दूसरा फायदा मिलेगा बिहार की इकोनॉमी को। कई दशकों से बिहार पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट एंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज की प्रॉब्लम का सामना करता आ रहा है और साथ ही बिहार का इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स भी लार्जली अनटैप्ड ही रहा है और इसी रीजन की वजह से बिहार से दूसरे स्टेट्स में बेहतर मौकों की तलाश में माइग्रेशन देखा जाता है। ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी से स्टेट के इकोनॉमिक पोटेंशियल में एक नया चैप्टर खुलेगा और साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया जा सकेगा, क्योंकि एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन और ऑयल के रिफाइनमेंट के लिए जहां एक तरफ रोबस्ट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइन, स्टोरेज फैसिलिटीज, रिफाइनरीज और एंसिलरी इंडस्ट्री की जरूरत होगी, वहीं दूसरी तरफ इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए काफी सारा ह्यूमन रिसोर्स भी इस्तेमाल होगा। इस डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के अलावा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, जिसमें स्किल्ड लेबर्स और टेक्नीशियन से लेकर अनस्किल्ड लेबर्स तक सभी को मौका मिलेगा।
ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए कैपिटल भी इन्वेस्ट किया जाएगा और उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इन सभी रीजंस की वजह से बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, माइग्रेशन रिड्यूस होगा और स्टेट की वर्कफोर्स स्टेट में ही रहेगी। इन बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज के साथ एनवायरमेंटल और सोशल कंसर्न्स भी इस ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़े हुए हैं और इन रिसोर्सेज के सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल एक्सट्रैक्शन के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स को लागू किया जाना चाहिए ताकि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को कम किया जा सके और लोकल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले वाटर कंटामिनेशन और पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसे पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके एनवायरमेंटल कंसर्न्स को मिटिगेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है ताकि एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचे। लोकल कम्युनिटीज और इंडिजिनियस पॉपुलेशन के अधिकार और वेलबींग को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि लोकल्स के साथ ट्रांसपेरेंट डिस्कशन किया जाए, किसी लॉस के केस में फेयर कॉम्पेंसेशन इंश्योर किया जाए और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एस्टैब्लिश किया जाए। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके बिहार की ऑयल एक्सप्लोरेशन जर्नी को रियल सेंस में सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। और चलिए अब जानते हैं कि भारत में कौन कौन से ऑयल रिजर्व्स हैं जहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। प्रेजेंट रिजर्व्स इन इंडिया। तो देखिए दोस्तों, ऑयल रिजर्व्स प्रमुख रूप से दो टाइप के होते हैं, ऑनशोर और ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब उन रिजर्व से होता है जो कंट्री के बॉर्डर के अंदर पाए जाते हैं और इंडिया के ऑनशोर ऑयल फील्ड से 2022 से 2023 में 14,697 मेट्रिक टन ऑयल प्रोड्यूस किया गया था। ऑनशोर ऑयल प्रोडक्शन करने वाला पहला रीजन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ब्रह्मपुत्र वैली, जहां से 2022-23 में 4,166,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया गया। ब्रह्मपुत्र इंडिया में मेनली असम में फ्लो करती है और इस स्टेट में मौजूद ऑयल फील्ड से ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन इस ऑयल फील्ड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये मेन कंज्यूमिंग एरिया से काफी डिस्टेंस पर लोकेटेड है और इस वजह से रिलेटिवली इनएक्सेसिबल है। आसाम से निकलने वाले ऑयल को डिगबॉय, गुवाहाटी, बोनगाईगांव और बरौनी की रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है। आसाम में मेनली 3 ऑयल फील्ड्स हैं जो कि है डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टिपम हिल्स में लोकेटेड डिगबॉय फील्ड, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। डिगबॉय के साउथ वेस्ट में बूढ़ी दिहिंग रिवर के पास लोकेटेड नहर कटिया फील्ड और नहर कटिया फील्ड से साउथ वेस्ट में लोकेटेड मुरान हुगरीजन फील्ड। सेकेंड है गुजरात ऑयल फील्ड्स और यहाँ के इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं अंकलेश्वर, खंभात और लूनेज, अहमदाबाद और कलोल, नौगाम, कोसांबा, कठाना, बरकोल, महेसाना और सानंद। कुल मिलाकर गुजरात की ऑयल फील्ड से 2022-23 में 4,849,000 मेट्रिक टन ऑयल प्रोड्यूस हुआ। दोस्तों, इसके अलावा थर्ड है राजस्थान ऑयल फील्ड्स, जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनशोर ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ से 2022-23 में 5,74,000 मेट्रिक टन ऑयल का प्रोडक्शन हुआ और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इनलैंड ऑयल डिस्कवरीज भी राजस्थान के बन्नेर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। बन्नेर के अलावा स्टेट में मंगला, सरस्वती और राजेश्वरी ऑयल फील्ड्स भी है। इन तीनों स्टेट्स के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी ऑयल प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन इन स्टेट्स का प्रोडक्शन काफी कम था। 2022-23 में तमिलनाडु में 324, आंध्र प्रदेश में 236, अरुणाचल प्रदेश में 47 और वेस्ट बंगाल में 0.01,000 मेट्रिक टन का ऑयल प्रोडक्शन हुआ था। दोस्तों, बात करें ऑफशोर रिजर्व्स की तो ये कंट्री के बॉर्डर के बाहर इंटरनेशनल वाटर्स में पाए जाते हैं और भारत के लिए ऑफशोर रिजर्व्स का पहला रीजन है वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ मुंबई हाई सबसे मेजर ऑयल फील्ड है और इसके अलावा बसेन और गुजरात के आलियाबेट आइलैंड में भी ऑयल फील्ड्स मौजूद है। 2022-23 में वेस्टर्न कोस्ट से टोटल 13,931,000 मेट्रिक टन का ऑयल प्रोडक्शन हुआ था और इसके अलावा दूसरा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट, जहां से 2022-2023 में सिर्फ 550,000 मेट्रिक टन ऑयल ही प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के बेसिन और डेल्टा रीजन के पास ऑयल और गैस प्रोडक्शन का बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। उदाहरण के लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन में रावा फील्ड्स और कावेरी बेसिन में नरीमनम और कोविल्लापल ऑयल फील्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अब ऑनशोर ऑयल फील्ड्स की लिस्ट में बहुत जल्द बिहार का नाम भी जुड़ सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, बिहार में ऑयल रिजर्व्स की डिस्कवरी इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और बिहार के इकोनॉमिक रेवोल्यूशन के लिए एक बड़ा मूवमेंट होगा। डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने से लेकर एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ने तक इस खोज से बहुत सारे पोटेंशियल बेनिफिट्स होंगे।
सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस डिस्कवरी के फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक और होलिस्टिक अप्रोच भी चाहिए होगी, जिसमें एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सोशल इंक्लूसिविटी और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को भी प्रायोरिटी पे रखा जाए, क्योंकि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के बीच राइट बैलेंस को मेंटेन करके ही भारत प्रगति की राह पर तेजी से कदम बढ़ा पाएगा और बिहार, जिसे बीमारू राज्य कहकर संबोधित किया जाता था, वो अब भारत के लिए एनर्जी सफिशिएंसी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इक्विटेबल ग्रोथ को इंश्योर कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपका ओएनजीसी के इस मिशन के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।